हाय गाइस, कैसे हैं आप? बढ़िया, फाइन, ओके। सो लेट अस डिस्कस वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स। अब एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स में क्या क्या आता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट आता है, क्लासिकल थ्योरी आता है, वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, इट्स क्रिटिक एंड पोस्ट वेबेरियन डेवलपमेंट क्या हुई वो हम पढ़ेंगे। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया था मैरी पाकट ने। ह्यूमन रिलेशन माल्टन मायो, ह्यूमन रिलेशन स्कूल के एडवोकेट्स हैं एल्टन मायो एंड अदर्स। अब फंक्शंस क्या हैं एग्जीक्यूटिव के? सीआई बर्नार्ड ने दिया। अब साइमंस डिसीजन मेकिंग थ्योरी क्या है, क्या बोलते हैं इसको? पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट क्या है? व्हाट इज पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट? पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट ये इनके इस स्कूल ऑफ थॉट के जो मेन थे एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो मेन थिंकर्स थे, वो थे लाइकर्ट, आर लाइकर्ट, सी अर्गरीज एंड मैग्रेगर। सी अर्गरीज एंड मैग्रेगर। देन so let us take a topic one by one. Okay guys, now what is scientific management and scientific management movement? साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट, तो ये प्रपोज किया था F.W. टेलर ने। ठीक है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने इसको प्रपोज किया था। अब ये फोकस किस पे करता है? ये फोकस करता है एफिशिएंसी के ऊपर, ये फोकस करता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, ये सिस्टमेटिक का स्टडी जो होती है वर्क प्रोसेस की, उसके ऊपर फोकस करता है। ठीक है, सिस्टमेटिक स्टडी जो होती है वर्क प्रोसेस की, उसके ऊपर फोकस करता है। तो अब देखिए इसमें ये फोकस देखो, एफिशिएंसी पे फोकस उसने पे जोर देता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है सिस्टम की, ठीक है, वो कैसे बढ़ा सकते हैं। अब जो वर्क प्रोसेस है, जो वर्क को करने के तरीके हैं, उसको स्टडी करना है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ने क्या किया? टाइम एंड मोशन स्टडीज। अब टाइम एंड मोशन स्टडीज को इंट्रोड्यूस किया। टाइम एंड मोशन स्टडीज क्या थे? ये एक एक सिस्टमेटिक तरीका था स्टडी करने का वर्क प्रोसेस को। टाइम और मोशन स्टडीज से हमने वर्क प्रोसेस को स्टडी किया। उसके बाद वर्क को स्टैंडर्डाइज किया। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क जो है वो उस पे इन्होंने जोर दिया। अब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क से क्या हुआ? स्टैंडर्डाइजेशन जब की वर्क की, तो एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, प्रोडक्टिविटी जो थी एम्प्लॉय की, दैट वाज एनहांस्ड। ठीक है, और उसके बाद इंसेंटिव्स जो है उसको इंट्रोड्यूस किया कि इंसेंटिव्स देना चाहिए। अगर परफॉर्म एक्सेलेंट है, इंसेंटिव देना चाहिए। लो परफॉर्मर है, नो इंसेंटिव। ठीक है, एवरेज परफॉर्मर है, थोड़ा सा उनको मोटिवेट करके इंसेंटिव प्रोवाइड करने चाहिए। तो ये कहा था साइंटिफिक मैनेजमेंट ने, F.W. टेलर ने। तो इन्होंने F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने फोकस किया एफिशिएंसी के ऊपर। वो कैसे किया फोकस? अब वो किया टाइम एंड मोशन स्टडीज इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, कि टाइम की स्टडी होनी चाहिए, कितना टाइम लग रहा है वो काम को करने में, और मोशन को स्टडी करने के करना है, ताकि यो यो लेस, जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मोशन है उसको कम कैसे कर सकते हैं हम, वेस्टेज को कम कैसे कर सकते हैं। और इसने फोकस किया वर्क वर्क को स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है। और जब स्टैंडर्डाइज किया गया वर्क को, तो एफिशिएंसी एनहांस होती है, प्रोडक्टिविटी एनहांस होती है। और साइंटिफिक F.W. टेलर ने कहा इंसेंटिव्स देने चाहिए ताकि जो है परफॉर्मेंस को एनहांस किया जा सके। ठीक है, अब देखिए इसकी एग्जाम्पल एप्लीकेशंस क्या है, इसकी कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स क्या है।
फॉर एग्जाम्पल, अब पासपोर्ट सेवा केंद्र ने क्या किया, उन्होंने ई गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया, ई गवर्नेंस इंट्रोड्यूस किया। अब इसको लिंक करें, इन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन की वर्क की, टाइम एंड मोशन स्टडीज को डिस्कस किया, स्टडी किया, और इन्होंने क्या किया, स्ट्रीमलाइन किया सर्विस को यूजिंग एफिशिएंसी ड्रिवन मॉडल। तो अब क्या करता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलता है कि अब एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करें, है ना, एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करें और वर्क प्रोसेस को सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करें। तो इन्होंने जो पासपोर्ट सेवा केंद्र, गवर्नमेंट ने क्या किया, पासपोर्ट सेवा केंद्र का जो जो वर्क प्रोसेस था स्टडी किया, उसके वर्क प्रोसेस को स्टडी किया, उसके उसके एफिशिएंसी को स्टडी किया, और इन्होंने उसको दुरुस्त किया, स्ट्रीमलाइन किया सिटीजन सर्विस को। कैसे, एफिशिएंसी ड्रिवन मॉडल, इन्होंने एफिशिएंसी ड्रिवन मॉडल्स को इंप्लीमेंट किया। जैसे ई गवर्नेंस मॉडल क्या था, ई गवर्नेंस का मॉडल था इंडिया में। ये ई गवर्नेंस इन इंडिया में भी इसको आप कॉन्टेम्प्रेरी एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं, और स्टैंडर्डाइजेशन और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी पासपोर्ट सर्विस केंद्र को कैसे हमने एफिशिएंसी ड्रिवन मॉडल इसको को इम्प्लीमेंट करके हमने पासपोर्ट सेवा केंद्र को इम्प्रूव किया। ओके, अब देखिए इसका क्रिटिसिज्म बड़ा हुआ। अब जो आज जो थिंकर्स इसके बाद आए, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, उन्होंने फिर और थ्योरीज दी। इन्होंने कहा कि ये तो भाई मोटिवेशन के ऊपर तो फोकस करता ही नहीं है, ये तो वर्क प्रोसेस को स्टडी कर रहा है, प्रोडक्टिविटी को ही देख रहा है, तो एफिशिएंसी के ऊपर ज़्यादा ही फोकस कर रहा है ना। तो इन्होंने कहा कि जो एम्प्लॉई है उसको ऐसे मशीन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उसको ये नहीं समझा जा रहा कि एम्प्लॉई है, उसके अंदर इमोशंस भी हैं, उसको ये चीज, वो इस पे साइंटिफिक मैनेजमेंट हुआ है, वो इमोशंस के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है, वो ट्रीट कर रहा है एम्प्लॉय को मशीन्स। तो ये इसकी क्रिटिसिज्म था। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट तो एफडब्ल्यू टेलर ने दिया। तो इसने ओवरऑल अगर कुछ हद तक प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प की। ठीक है, एफिशिएंसी ड्रिवन मॉडल को अप्लाई किया जिन जिन ने, तो वहां पे परफॉर्मेंस एनहांस हुई ही हुई है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अब क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या, इस इसको इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ प्रपोज किया था, हेनरी फेयो ने दिया था, गुलिक ने दिया था, एंड उर्विक ने दिया था। हेनरी फायोल, गुलिक एंड उर्विक, उर्विक एंड गुलिक ने दिया था क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या था, इसने फोकस किस पे किया, इसने किया कि हमने जो प्रिंसिपल्स है स्ट्रक्चर के, ऑर्गेनाइजेशन जो प्रिंसिपल्स हैं किस तरह से, है ना, तो इसने प्रिंसिपल्स दिए। जैसे हेनरी फेयोल्स ने 14 प्रिंसिपल्स दिए। तो ये प्रिंसिपल्स किसके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रिंसिपल्स दिए, स्ट्रक्चर के ऊपर प्रिंसिपल्स दिए। फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ वर्क के लिए कहा, डिवीजन ऑफ वर्क की वर्क को डिवाइड करना है ना, वर्क को डिवाइड करना है, वर्क को डिवीजन की, और उसके बाद कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में एक अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा। ये सेकंड प्रिंसिपल था। इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए, भाई सिस्टम में ये प्रिंसिपल लगाओ, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ये प्रिंसिपल्स लगाओ, तो ही हम एडमिनिस्ट्रेशन को हम आगे लेके जा सकते हैं। तो इन्होंने डिसिप्लिन का एक कहा कि डिसिप्लिन होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और कमांड होनी चाहिए। कमांड कैसे, यूनिटी ऑफ कमांड, एक एम्प्लॉय का कमांड एक ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन जो है वो यूनिटी, उसमें यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन, अब एक टीम है तो उनको डायरेक्शन में यूनिटी होनी चाहिए, उनको एक 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 डायरेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कहा कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है ना, उनको उसको नीचे रखना है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जो अपना उसका इंटरेस्ट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। रेमोडरेशन, रेमोडरेशन कहा कि एम्प्लॉय को सुटेबल रेमोडरेशन देनी होगी। और इसने कहा कि सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। एक टीम है, एक और डिपार्टमेंट है, वो उसका हेड एक, उसको सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, उसको एक 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 हेड होना चाहिए जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देगा, वो यूनिटी ऑफ कमांड देगा,
वो डिसिप्लिन इनकलकेट करेगा, वो उसके पास अथॉरिटी रहेगी और वो रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, अकाउंटेबल बनाएगा बाकी एम्प्लॉयज़ को। ये था मेन पर्पस सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब उसके बाद आता है रेमुनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आता है स्केलर चेन। अब स्केलर चेन क्या है? देखो, अब सेंट्रलाइजेशन बोला उन्होंने, अथॉरिटी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक एक हायरार्की बनानी पड़ेगी, ठीक है। लोअर ब्यूरोक्रेसी, मिडिल ब्यूरोक्रेसी और हायर ब्यूरोक्रेसी। तो ये स्केलर चेन के ऊपर को सेटअप करने के लिए कहा ऑर्गेनाइजेशन में, स्ट्रक्चर में, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर का कंसेप्ट होना चाहिए। ऑर्डर मिलते हैं तो उसको कंप्लाइंस करना है, ऑर्डर देना है और ऑर्डर को लेना है। इक्विटी, इक्विटी मीन्स इक्वल, इक्वल पे रखना है सभी को। स्टेबिलिटी होनी चाहिए टेन्योर की, ये नहीं एम्प्लाई को, जब स्टेबिलिटी होएगी तो वो काम प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देगा। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब उसको फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग कर दी जाएगी, उसकी टास्क उसके फ्रीक्वेंट शिफ्ट कर दिए जाएंगे, तो वो एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा। ये कहना था FW हेनरी फायोल का, ठीक है। उसके बाद इनिशिएटिव, इनिशिएटिव लेना होगा सेंट्रलाइजेशन को, एम्प्लॉय को इनिशिएटिव लेने के लिए कहना होगा और टीम स्पिरिट की तरह काम करना है। जो टीम है, जो डिपार्टमेंट है, उनको टीम स्पिरिट की तरह काम करना है। तो ये 14 प्रिंसिपल्स थे हाईओल के। ये क्लासिकल थ्योरी की एग्जांपल है। ये क्लासिकल थ्योरी कैसे हमें एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, क्या क्या कहा है हेनरी फेयोल ने। कहा है तो भाई स्केलर चेन होना चाहिए, है ना। एक तो कहा भाई हिरार्की होनी चाहिए, और दूसरा उसने कहा कि डिसिप्लिन होना चाहिए, और तीसरा उसने कहा कि सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। फिर उसने कहा कि अथॉरिटी होनी चाहिए, जो हेड होगा, और रिस्पॉन्सिबल बनाना है, अकाउंटेबल बनाना है एम्प्लॉय को। और उसने कहा कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, कमांडिंग ऑफिसर एक होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, और कहा कि डिवीज़न होना चाहिए, टास्क की डिवीज़न होनी चाहिए, और स्टेबिलिटी होनी चाहिए टेन्योर की, है ना। स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। वो जब डिसिप्लिन नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी, है ना। तो इनिशिएटिव का फीलिंग उनमें इनकलकेट कर रही हैं, ठीक है। इक्विटी को इंश्योर करना है, ऑर्डर एक सेटअप करना है, ऑर्डर सिस्टम। ये था हेनरी फाइवोल, ये क्लासिकल थ्योरीज थे। उसके बाद क्लासिकल थ्योरी में दो और बंदे आते हैं, गुलिक एंड उर्विक। दो और थिंकर्स आते हैं, गुलिक एंड उर्विक। तो इन्होंने इन्होंने क्या कहा? इन्होंने प्लानिंग कहा, प्लानिंग करो स्ट्रक्चर में, सिस्टम में, प्रिंसिपल्स में प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइजिंग करो, स्टाफिंग करो, डायरेक्टिंग करो, कोऑर्डिनेटिंग करो, रिपोर्टिंग करो और वेटिंग करो, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि गुलिक और उर्विक ने क्या बोला? गुलिक और उर्विक ने कहा कि गुलिक और उर्विक ने कहा कि सबसे स्टेप्स में इन्होंने बताया कि कैसे हमने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। प्लानिंग करो पहले, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन करो, ठीक है, स्टाफिंग करो, फिर डायरेक्टिंग करो, ठीक है, फिर कोऑर्डिनेटिंग करो, फिर रिपोर्टिंग करो और फिर बजटिंग करो। POSD CORB, POSD, इन्होंने क्या किया? POSD CORB, ये याद रखना है आपने। POSD CORB, POSD CORB, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, आर रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ओके। तो हम इसकी क्लासिकल एग्जांपल देखो, हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट में एग्जांपल दी थी पासपोर्ट सेवा केंद्र की। ई गवर्नेंस आया, उन्होंने एफिशिएंसी ड्रिवन मॉडल्स को उसमें इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, ई किया उसको। उसके बाद आता है इंडियन सिविल सर्विस ट्रेनिंग। अब जो इंडियन सिविल सर्विस ट्रेनिंग होती है, ठीक है, वो एक एक इंडियन सिविल सर्विस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक उसमें एक हिरार्की है, एक स्ट्रक्चर है उसका। अब स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? हिरार्की होनी चाहिए उसमें, ठीक है, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए,
और प्लानिंग है। इनका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंडियन सिविल सर्विस की जो ट्रेनिंग है वो एक क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड है। उसमें प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है, उसमें स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, उसमें स्ट्रक्चरल हायरार्की का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब जैसे अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, पीएसयूज में भी कहते हैं कि पीसीएसयूज जो क्या करते हैं, फाइवल्स के प्रिंसिपल्स है ना, जो एफिशिएंसी है, डिसिप्लिन है, इनको एम्प्लॉय करते हैं। अब इंडियन सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिसिप्लिन को इंश्योर करते हैं, एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है। तो दो एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी। क्लासिकल थ्योरी कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट लगती है। देखो, एक तो लगती है बैंकिंग सेक्टर में, पीएस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, इंडियन बैंक्स में डिसिप्लिन है ना, और एफिशिएंसी है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर भी है। अब इंडियन सिविल सर्विस में भी आ, एक एक स्ट्रक्चर कैसा है उनका, एक हिरार्की है उसमें, है कि नहीं? ओके। और उसमें क्या है, प्लानिंग है, प्लानिंग तो करते हैं वो, है ना। और उनकी जो ये जो चीज़ें हैं उनकी, ये जो स्टेप्स हैं, ये इन लाइन, दे आर इन लाइन विद क्लासिकल थ्योरी। ओके। अब देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्रिटिसिज्म हुआ, और अब क्लासिकल थ्योरी जो थी एडमिनिस्ट्रेशन की, इसको भी क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि हिरार्की बड़ी ज़्यादा थी इसमें, हिरार्की का, इसको भी क्रिटिसाइज किया, रिजिड है बड़ी, क्रिटिसिज्म इसको भी झेलना पड़ा। इसने भी कहा कि स्ट्रक्चर को हायरार्की में बनाओ, स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस किया, है ना, तो ह्यूमन रिलेशन पे फोकस नहीं किया, है ना। ऑर्गेनाइजेशन पे स्ट्रक्चरल के प्रिंसिपल्स पे फोकस किया, ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स पे फोकस किया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल्स पे फोकस किया, इसने भी ह्यूमन रिलेशन पे फोकस नहीं किया। ठीक है ना। तो अब क्लियर हो गया आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्लियर हो गया आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन classical theory of administration and scientific administration, scientific management theory। दो चीजें क्लियर की है मैंने आपको। आई होप आपको समझ आ गई होगी, समझ आ गई होगी आपको। अब आता है गुलिक एंड उर्विक। अब गुलिक एंड उर्विक ने प्लानिंग का जो कंसेप्ट था क्लासिकल थ्योरी का, उसमें उन्होंने कहा प्लानिंग होनी चाहिए जी भाई, है इंडियन सिविल सर्विसेज में ऑर्गेनाइजिंग भी है, स्टाफिंग भी है, डायरेक्टिंग भी है, ओके, और कोऑर्डिनेटिंग भी है ना, तो रिपोर्टिंग भी है और बजटिंग भी है। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं इंडियन सिविल सर्विस में। और अगर हम बात करें तो कॉरपोरेट गवर्नेंस जो की जो पीएसयूज में है वो फॉलो करते हैं पीएसयू को फॉलो करते हैं क्लासिकल थ्योरी। तो इसकी क्रिटिसिज्म को भी हमने अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है। अब कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप कि कोई डाउट नहीं है इसमें आपका, अगर है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मॉडल एंड पोस्ट वेबेरियन डेवलपमेंट। अब वेबर्स ने दिया, क्या दिया, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल दिया। वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक मॉडल दिया, और पोस्ट वेबेरियन डेवलपमेंट क्या है हम उसके बारे में बताएं, वेबर के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई उसको हम डिस्कस करेंगे। अब मैक्स वेबर ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का मोस्ट रैशनल तरीका है, एफिशिएंट फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेशन की। अब इसके की फीचर्स क्या हैं, वेबर्स ब्यूरोक्रेसी के की फीचर्स क्या हैं? ठीक है, वेबर्स की ब्यूरोक्रेसी के की फीचर्स हैं, एक तो हिरार्की। हिरार्की ये तो क्लासिकल थ्योरी ने भी कहा हिरार्की होनी चाहिए। ठीक है, जब हिरार्की होगी तो क्या होगा, जब हिरार्की होगी तो अलग अलग हिरार्की पे अलग अलग लोग बैठे होंगे, तो एक कमांड की चेन बनेगी। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट ने कमांड किया मिडिल मैनेजमेंट को, मिडिल मैनेजमेंट ने कमांड किया लोअर मैनेजमेंट को, तो क्लियर चेन ऑफ कमांड रहेगी। किससे, हिरार्की से, इसने कहा। तो इसने कहा कि भाई कोई स्टैंडर्डाइज्ड तरीका होना चाहिए काम करने का, कोई रूल्स होने चाहिए, कोई रेगुलेशंस होनी चाहिए, तभी हम
काम करेंगे एम्प्लॉय, रूल्स होंगे, स्टैंडर्डाइजेशंस होंगे, रूल्स रेगुलेशंस होने पे फोकस किया। दूसरा कहा कि डिसीजन मेकिंग जो होनी चाहिए वो इम्पर्सनल होनी चाहिए। इम्पर्सनल मीन्स डिसीजन मेकिंग बायस्ड नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रल डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। और न्यूट्रल डिसीजन मेकिंग के लिए कहा किसने? वेपर ने। वेपर ने कहा हिरार्की होनी चाहिए, तो हिरार्की तो क्लासिकल थ्योरी ने भी कहा। इसने कहा भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। ओके, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए तभी तो सिस्टम चलेगा, ऐसे सिस्टम नहीं चलेगा। तीसरा कहा कि एक हिरार्की इम्पर्सनल होना चाहिए, डिसीजन मेकर्स को इम्पर्सनल होना चाहिए, तो जो तभी न्यूट्रल डिसीजन मेकिंग हो सकती है। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं किसी को भी रिक्रूट कर लिया किसी भी जॉब के लिए, तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, स्किल्स, क्वालिफिकेशन, उसकी बेस पे रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। तो हाँ, अब देखिए, अब जो क्लासिकल थ्योरी है उसने भी बात की थी ना क्लास डिवीजन ऑफ टास्क, इसने भी बात की डिवीजन ऑफ टास्क की। अब टास्क क्यों डिवाइड करना है? अब टास्क को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो एक हिस्सा एक टीम करेगी, दूसरा हिस्सा दूसरी टीम करेगी। उससे क्या होगा? हम स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब डिवीजन की क्या जरूरत पड़ गई? टास्क सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। रिपीटेशन रहेगी। जब वो एक ही पार्ट पे फोकस करेंगे एम्प्लॉय, है ना, एक ही कंपोनेंट पे फोकस करेंगे, एक ही एरिया में फोकस करेंगे टास्क के, तो उनमें नेचुरली स्पेशलाइजेशन आएगी, वो एक्सपर्टीज हो जाएगी उसी फील्ड में। ओके, तो इसने कहा कि डिवीजन तो करनी पड़ेगी भाई, तभी तो स्पेशलाइजेशन आएगी, है ना, ऐसे स्पेशलाइजेशन आ नहीं पाएगी। ओके, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे अब देखिए फिर से एक बार इसको रिव्यू करते हैं और आउटलाइन इसकी पढ़ते हैं, इसको रिव्यू करते हैं। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल दिया था पेपर्स ने। पेपर्स ने कहा क्या क्या कहा, कुछ चीजें इसकी अलाइन करती हैं क्लासिकल थ्योरी के साथ। इसने कहा कि हायरार्की होनी चाहिए। हायरार्की का मतलब है कि डिफरेंट लेयर्स होनी चाहिए, डिवीजन होनी चाहिए, क्लियर चेन बननी चाहिए, तो चेन बनेगी ना कमांड की। और दूसरा इसने कहा रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, तभी तो भाई बात बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। तीसरा इसने कहा कि न्यूट्रल होनी चाहिए, मीन्स डिसीजन मेकिंग तभी जो है वो न्यूट्रल हो पाएंगे अगर ट्रांसपेरेंसी होगी डिसीजन मेकिंग में, बायसनेस नहीं होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में। तीन हो गए। चौथा इसने कहा कि डिवीजन ऑफ टास्क होना चाहिए, तभी हम डिवीजन ऑफ टास्क होगा, एम्प्लॉय एक एरिया में कौन वो फोकस करेगा और एक एरिया में फोकस करेगा तो नेचुरली वो एक्सपर्ट बन जाएगा उस फील्ड में। तो क्या होगा? एक्सपर्ट बनने से स्पेशलाइजेशन हो जाएगी उस टास्क में एम्प्लॉय की। और उसने एक और दिया, उसने इसको एक और उसने कॉन्सेप्ट दिया, उसने कहा मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई ऐरे गैरे को लगा दो टास्क पे, स्किल्स को एनालाइज करना होगा, क्वालिफिकेशन को एनालाइज करना होगा, सूटेबिलिटी को चेक करना होगा, उसके बेस पे रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल, अब देखिए जो इंडियन सिविल सर्विस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, वो क्या करती है फॉलो? वो हिरार्की फॉलो करती है। वो वेबर्स के जो प्रिंसिपल्स है ना हिरार्की के, और मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, वो इसको फॉलो करती है, वेबर के मॉडल को फॉलो करती है ना। लेकिन एग्जाम्पल तो दे दिया आपने, ये फॉलो तो कर रही है, लेकिन हिरार्की है, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस है। लेकिन जब आपको पता है राइट टू इन्फॉर्मेशन ने क्या किया, इसने एम्पावर किया सिटीजन को, सिटीजन की पार्टिसिपेशन को इंक्लूड किया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, इंक्लूसिव गवर्नेंस की तरफ चले हम। तो इसने क्या किया? चैलेंज किया किसको? अब वेबर को चैलेंज कैसे कर किया हुआ? अब वेबर को चैलेंज किया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की आप एम्प्लॉय आर अकाउंटेबल टू द सिटीजन। आई टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है अबाउट एम्प्लॉय, about the functioning of the department,
अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स ऑफ द डिपार्टमेंट। तो इसने क्या किया, चैलेंज कर दिया ना उसको, देखा जाए तो चैलेंज ही होगी। आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पेपर्स का मॉडल को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या हुआ जब पेपर का को क्रिटिसाइज भी हुआ, तो इसके बाद क्या हुआ, और डेवलपमेंट्स हुई, जैसे जिसको हम बोलते हैं पोस्ट वेबेरियन डेवलपमेंट। पोस्ट वेबेरियन डेवलपमेंट में देखो रिजिडिटी तो थी इसमें भी, तो हम फ्लेक्सिबल ब्यूरोक्रेसी पे मूव होने लगे, क्योंकि फ्लेक्सिबल ब्यूरोक्रेसी के लिए पार्टिसिपेशन नहीं होती ना उसमें सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन नहीं होती। अब फ्लेक्सिबल ब्यूरोक्रेसी है तो सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन होगी और रिजिडिटी कम होगी। देखो जब सिस्टम में रिजिडिटी है तो राइट टू इंफॉर्मेशन उस रिजिडिटी को ब्रेक करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। नहीं, आपको चीजें सिस्टम को आइसोलेट नहीं है, सिस्टम इज वेल कनेक्टेड विद द पब्लिक। अब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया गया। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट मैंने कहा था आपको, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बोलते हैं, एफिशिएंसी ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं, पोस्ट वेबेरियन डेवलपमेंट। अब इसमें एफिशिएंसी चैलेंज हो रही थी, तो कहा कि एफिशिएंसी ड्रिवन होनी चाहिए, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस की गई, ई गवर्नेंस आ गई। तो अब इन सब चीज़ों से आने से जो इसके जो लिमिटेशंस थी, ड्रॉबैक्स थे ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के, तो वो क्या हुआ, उससे इनएफिशिएंसी जो थी ना वो कम हो गई, रिड्यूस कर दिया इसने ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, ठीक है। तो जैसे हम एग्जांपल देते हैं, ब्यूरोक्रेसी को रिड्यूस कर दिया, ई गवर्नेंस की एग्जांपल देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैम ट्रिनिटी। जैम ट्रिनिटी, नो व्हाट इज जैम ट्रिनिटी, एनीबडी नोस? आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, पक्का सोशल मीडिया में आपने सुना होगा, न्यूज़ में आपने सुना है। जे फॉर जनधन, ए फॉर आधार एंड एम फॉर मोबाइल। जनधन, आधार, मोबाइल, ट्रिनिटी। इससे हम क्या है, ये हम डिजिटल गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारी रिजिड ब्यूरोक्रेसी थी, ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी थी, उसको बाईपास करके तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की तरफ जा रहे हैं। हम चेन ऑफ कमांड को ब्रोक कर रहे हैं, क्लियर चेन ऑफ कमांड जो है उसको ब्रोक कर रहे हैं, हम हिरार्की को ब्रोक कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, रिजिडिटी को चैलेंज कर रहे हैं। चाहे वो साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर लें, चाहे वो क्लासिकल थ्योरी दी थी जो हेनरी फेयोल ने, गुलिक ने, उर्विक ने, उसकी बात कर लें, या फिर वेबर ने जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल दिया था, तो उसको चैलेंज करते हुए हम बढ़ रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है इससे, ओके। तो हम आगे आगे बात करें, डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन ये दिया था मैरी पाकर ने। किसने दिया था? मैरी पाकर ने दिया था डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। तो डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, हम इसमें एम्फसाइज करते हैं डायनेमिक। देखो रिजिड एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की थी, फिर फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे, अब डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि रिजिड हायरार्की नहीं होनी चाहिए। हायरार्की मींस डायनेमिक्स होनी चाहिए, डायनामिज्म होना चाहिए सिस्टम में, ग्रुप जो है ना उसमें डायनेमिज्म होना चाहिए। रिजिड हायरार्की मींस मतलब एक सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, स्ट्रिक्टली उसको ही फॉलो करना है। तो जब डायनेमिज्म होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी,
स्ट्रिक्टनेस, जो स्ट्रिक्टनेस इन द सेंस कि स्ट्रिक्ट जो बने हैं, प्रोसेस बना है, उसी को फॉलो करना है। हो सकता है वो उसकी वजह से डिले हो रहा हो, लेकिन स्ट्रिक्टली रिजिडिटी क्या बोलती है, जो प्रोसेस सेट है उसी को फॉलो करना है, चाहे वो उसकी वजह से सर्विस डिलीवरी में डिले क्यों ना हो रहा हो। बट डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि डायनामिज्म होना चाहिए ग्रुप में, जो एक्टिविटीज़ वेस्टेज है, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ है, उनको बाईपास करना चाहिए। ये बोलता है डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये दिया था मैरी पार्कर ने, ठीक है। तो इसमें ये है कि सेंट्रलाइजेशन दिया था साइन इसमें, आ, जो क्लासिकल थ्योरी ने सेंट्रलाइजेशन बोला था ना, प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल दिया था गवर्नेंस में, स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। तो ये कह रहा है कि नहीं, सेंट्रलाइजेशन वो रिजिडिटी ही होगी फिर। तो रिजिडिटी को ओवरकम करने के लिए पावर शेयरिंग होनी चाहिए। पावर शेयरिंग जो हिरार्की अगर रिजिड है तो पावर शेयरिंग, जिसके पास पावर है वो वही ही पावर को यूटिलाइज करेगा, तो बाकी जो पावरलेस हैं वो तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए पावर शेयरिंग जब होगी तो डिले कम होगा। डेलीगेटेड जब पावर्स होंगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये कहा डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, पावर शेयरिंग पे फोकस किया, ग्रुप डायनेमिक्स पे फोकस किया। और इन्होंने कहा देखो, अब लोअर लैपिंग भी है ये कॉन्सेप्ट्स। अब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट पे फोकस किया डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि अब सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन कैसे हो सकती है। माई गो पोर्टल है, वहाँ पे अपनी सुजेशंस दे सकता है, पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर सकता है, पॉलिसी को बेटर करने के लिए अपने सुझाव दे सकता है। तो इंटीग्रेशन होता है इससे। क्या हुआ, इंटीग्रेशन मीन्स जब इंटीग्रेशन हो रही है ना इन सब चीज़ों से, ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट जो है कहीं माई गॉव के जरिए जब वो सजेशन दे रहा है तो उससे कहीं कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, है ना। क्योंकि सिटीजन्स की जब पार्टिसिपेशन होगी, है ना, तो कन्फ्लिक्ट भी आएगा। सिटीजन्स पार्टिसिपेट तो कर रहा है लेकिन वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, डिसीजन मेकिंग में उसके सुझाव को इंक्लूड ही नहीं किया जा रहा, तो क्या होगा, पार्टिसिपेशन तो है लेकिन कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा। तो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, वो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे होगा, वो सिटिंग टुगेदर होगा, लॉबिंग से होगा, वो चेयर टेबल कॉन्फ्रेंस करके, मीटिंग करके होगा, वो ग्रुप डिस्कशन करके होगा, मीटिंग करके होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये है डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या है डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, ब्यूटीफुली आई हैव एक्सप्लेन। इसके अलावा और कुछ नहीं है डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्यूटीफुली आई हैव डिस्कवर एक्सप्लेन्ड। तो डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि रिजिड नहीं होनी चाहिए हिरार्की, हिरार्की फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो वो कैसे होगी, जब ग्रुप डायनेमिज्म आएगा, जब पावर की शेयरिंग होगी, आपस में पावर शेयरिंग करेंगे, जब इंटीग्रेशन होएगा, जब रेजोल्यूशन को हम रिजॉल्व करेंगे, जब पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट होगा। तो ये चीज़ें हैं डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये किसने दिया था, मैरी पार्कर ने। और हम एग्जाम्पल बात करें तो अब देखो, अब एग्जाम्पल कर लीजिए आप, कैसे सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट कैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन में हम ले सकते हैं, सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन को इंश्योर कैसे कर सकते हैं, बताएगा कोई। मैं बताता हूँ आपको। सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, एक एक वहां पे क्या हो रहा है, वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं अपने ग्रुप के लिए, तो पावर शेयरिंग हुई ना।
डिसेंट्रलाइज में हुई ना। अब उनके बिहाफ में कोई और डिसीजन नहीं ले रहा, वो जो ग्रुप बना है सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो डिसीजंस मेकिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर थोपा नहीं जा रहा। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन में। बड़ी सारी स्टेट्स में कम्युनिटी पुलिसिंग है। कम्युनिटी पुलिसिंग होती है कि हम जब लॉ एंड ऑर्डर, लॉ को इन्फोर्स करने के लिए हम लोगों की हेल्प लेते हैं, जो उनकी पार्टिसिपेशन लेते हैं, दैट इज कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल। कम्युनिटी पुलिसिंग कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल है फॉर डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन। और क्या है एग्जाम्पल डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन की? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है कि नहीं एग्जाम्पल? डिसेंट्रलाइजेशन है कि नहीं वहां पे? डिसीजन मेकिंग है कि नहीं वहां पे? तो वो क्या है? वो है डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कम्युनिटी पुलिसिंग, एग्जाम्पल्स ऑफ डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्रिटिसिज्म क्या है? अब डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है कि बड़े ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता है। वहां पे सेंट्रलाइजेशन भी होएगी, वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन भी करनी पड़ेगी। सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी रहेगी, लेकिन कुछ अथॉरिटी डेलीगेट कर दी जाएगी। वो मिडिल एडमिनिस्ट्रेशन को डेलीगेट कर दी जाएगी, लोअर एडमिनिस्ट्रेशन को डेलीगेट कर दी जाएगी। तो क्या होगा? पावर शेयरिंग तो है ना, पावर शेयरिंग तो है इसमें भी। और उसके बाद जैसे हम बात करते हैं, ये थोड़ा आइडियलिस्टिक सा लगता है ना, कि हम लोगों को कहेंगे कि आप लॉ इन्फोर्समेंट करिए। लगता है ना थोड़ा आइडियलिस्टिक, है ना। हमें लगता है ना कि वो डिसीजन मेकिंग सा वो मेकिंग सब वही करें। ये भी आइडियलिस्टिक लगती है थोड़ी सी अप्रोच। कम्युनिटी पुलिसिंग ठीक है, हो रही है कम्युनिटी पुलिसिंग, बट ये कहीं ना कहीं आइडियलिस्टिक लगती है, क्योंकि हम सिटीजन्स को बोल रहे हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर करिए। क्यों करेगा वो लॉ एंड ऑर्डर? या पुलिस है, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करना। थोड़ा सा आइडियलिस्टिक लगता है ये। तो ये इसका क्रिटिसिज्म था। किसका? डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्रिटिसिज्म था। दिया किसने था? मैरी पार्कर ने। यू गॉट माई पॉइंट? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग? ओके, थम्स अप। So, this was all about dynamic administration. We are discussing thinkers, we are discussing administrative thoughts. Okay? अब नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स डिस्कस करते हैं। थिंकर्स का नाम है एल्टन मायो। और एल्टन मायो ने क्या दिया? ह्यूमन रिलेशन स्कूल सेटअप किया। अब ह्यूमन रिलेशन स्कूल है क्या? लेट अस डिस्कस। तो एल्टन मायो ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, हाथोन एक्सपेरिमेंट्स। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा हाथोन एक्सपेरिमेंट है क्या, मजा आएगा आपको। तो डेवलप थ्रू हाथोन एक्सपेरिमेंट। तो डेवलपमेंट कैसे हुई? हाथोन एक्सपेरिमेंट किए उसने। तो हुआ क्या? हाथोन एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकला? उसने कहा कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। किससे? अगर हम वर्कर्स को इंटीग्रेट करें, सोशली इंटीग्रेशन से। जब वो इंटरेक्शन करता है दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ, जब वो अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करता है दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ, हायर मैनेजमेंट के साथ,
तो वो उसकी प्रोडक्ट जब उसको रिकॉग्निशन मिलती है हायर मैनेजमेंट द्वारा, उसके इमोशंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको इमोशंस को रियलाइज करने में उसको हेल्प होती है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एम्प्लॉय गुड फील करता है। क्या करता है? गुड फील करता है एम्प्लॉय। तो रिकॉग्निशन जब मिलेगी उसको एम्प्लॉय को, जब उसकी तो जब वो इंटीग्रेशन होएगी सोशली, उसको जब वो सोशल होएगा, जब एनवायरनमेंट ऐसा सेटअप होगा डिपार्टमेंट में कि वो सोशल हो सकता है, वो एक फ्रेंडली बिहेव बिहेवियर अलो हो सकता है ना, इनफॉर्मल टॉक अगर अलो एनकरेज करते हैं, तो इन सब चीजों से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ये कहा किसने? ह्यूमन रिलेशन के। तो इसने कहा कि पहले तो देखो जो क्लासिकल थ्योरी थी वो स्ट्रक्चर पे फोकस किया उसने, है ना, तो हिरार्की पे फोकस किया। चाहे बात कर लो आप साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर लो, उन्होंने भी वर्क के ऊपर फोकस किया। उसने तो यहाँ तक बोल दिया कि ह्यूमन बीइंग तो मैकेनिस्टिक है, तो प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ानी है तो टास्क को डिवाइड करना है, स्पेशलाइजेशन तभी आएगी। लेकिन ह्यूमन रिलेशन स्कूल का मानना था कि हमें ह्यूमन बिहेवियर पे शिफ्ट करना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, और बिहेवियर को कैसे हम करें कि वो प्रोडक्टिविटी की तरफ उसका बिहेवियर जाए, सक्सेस की तरफ वो बिहेव करे। तो शिफ्ट कहां से कहां हुआ? स्ट्रक्चर से शिफ्ट किया ह्यूमन बिहेवियर पे, ऑर्गेनाइजेशन में। पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे बोला उसने कि हायरार्की दे दो, यूनिटी ऑफ कमांड दे दो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दे दो, ये कर दो, फलाना कर दो, ये कर दो। ह्यूमन रिलेशन ने कहा कि ह्यूमन बिहेवियर पे फोकस करना जरूरी है कि नहीं? हर एक थ्योरी के पॉजिटिव्स हैं और हर एक थ्योरीज के नेगेटिव्स भी हैं। देखना है कि कौन सी थ्योरी सुइटेबल है, कौन सा थॉट सुइटेबल है पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, किस एनवायरनमेंट में कौन सा मॉडल एफिशिएंट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सुटेबल है, दैट इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। आ रही है समझ में बात? ठीक है, तो किस पे शिफ्ट हुआ? स्ट्रक्चर पे फोकस था, और फिर शिफ्ट फोकस जो हो गया वो ह्यूमन बिहेवियर पे हो गया। ठीक है, अब आगे इसकी एग्जांपल्स मैं देता हूं आपको। तो क्या हुआ, इसकी पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस की एग्जांपल ले लीजिए। अब ह्यूमन रिलेशन मॉडल कैसे अप्लाई होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में? बताओ जरा, कोई एग्जांपल दे दो। कैसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे हम सोशल इंटीग्रेशन कर सकते हैं डिपार्टमेंट में? वेलफेयर स्कीम्स, एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम्स इंट्रोड्यूस करके, जैसे वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज, बहुत सारे लोग फेवर करते हैं वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज होनी चाहिए। वेलफेयर स्कीम्स, उसके वेलफेयर के लिए बहुत सारी स्कीम्स लागू की गई हैं। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ताकि साइकोलॉजिकली वो स्ट्रांग रहे, मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए एम्प्लॉय को मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स कैरी आउट किए जाते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। तो ये आउटकम हुआ ह्यूमन रिलेशन मॉडल का। तो उससे हुआ क्या? प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी ऑर्गेनाइजेशन की, है ना? बट इसका भी क्रिटिसिज्म है। अब इसका क्रिटिसिज्म कैसे हुआ? इसने इसने कहा कि इनफॉर्मल रिलेशन पे ही बात की, सोशल इंटीग्रेशन पे ही बात की, वेलफेयर स्कीम्स पे ही बात की, या फिर बट इसने इकोनॉमिक इंसेंटिव पे इसने नेगलेक्ट किया, उसको नेगलेक्ट किया इकोनॉमिक इंसेंटिव्स को। इकोनॉमिक इंसेंटिव, अब कईयों के लिए इंसेंटिव ज़्यादा मायने रखते हैं, कईयों के लिए वेलफेयर स्कीम्स ज़्यादा मायने रखती हैं। तो बैलेंस
कैसे बनाया जाए, ये एक चैलेंज है। ओवर एम्फेसिस, सोशल फैक्टर्स के ऊपर ओवर एम्फेसिस करना, इसका ये क्रिटिसिज्म। क्योंकि न्यू थ्योरी तभी बनती है जब ओल्ड थ्योरीज को हम क्रिटिसाइज करें, जब उसमें लूप होल्स हो, शॉर्ट कमिंग्स हो, तभी हम न्यू थ्योरीज बिल्ड होती हैं और ओल्ड थ्योरीज मॉडिफाइड होती हैं। ठीक है। अब एक थे थिंकर चेस्टर आई बर्नार्ड। अब चेस्टर आई बर्नार्ड ने एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर काम किया और इन्होंने प्रपोज किए क्या, इन्होंने बताया कि क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए एग्जीक्यूटिव के। ठीक है, क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए एग्जीक्यूटिव के। ओके, तो इन्होंने कहा ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इफेक्टिवली, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन तभी कर पाती है जब एग्जीक्यूटिव क्या करें, एक कोऑपरेटिव सिस्टम बनाए। जब कोऑपरेटिव सिस्टम बनेगा ना, तो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस करती है इफेक्टिवली, डेफिनेटली इफेक्टिव करती है। कोऑपरेटिव सिस्टम बनाना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव्स को। ठीक है, तो इन्होंने साथ में कुछ ऑर्गेनाइजेशन में 3 एलिमेंट्स को डिफाइन किया। ठीक है, अब कोऑपरेटिव सिस्टम को लाना है, इंट्रोड्यूस करना है, और उसको लाने के लिए 3 एलिमेंट्स जो थे वो डिफाइन किए ऑर्गेनाइजेशन के। 3 एलिमेंट्स कौन से थे? विलिंगनेस टू कॉपरेट, कि इम्प्लाई को विलिंग होना चाहिए कॉपरेट करने के लिए। अब उसको विलिंगनेस कैसे बनाना है, ये चैलेंज है, इस चैलेंज को ओवरकम करना है और उसको विलिंग भी बनाना है ना। और देखो विलिंगनेस कैसे हम बना सकते हैं, जब एक कॉमन गोल होएंगे, जब उसको रिकॉग्निशन मिलेगी, जब उसको इंसेंटिव्स मिलेंगे, क्लब कर रहे हैं ना बाकी, तो क्या होना चाहिए, कॉमन पर्पस होना चाहिए। और पर्पस कॉमन जब होगा तभी कोऑपरेटिव सिस्टम में हम लागू कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव क्रिएट कर सकता है कोऑपरेटिव सिस्टम। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव्स क्रिएट कर सकता है कोऑपरेटिव सिस्टम। तो एक तो आ गया विलिंग होना चाहिए कोऑपरेट करने के लिए, है ना। और दूसरा है कि पर्पस होना चाहिए, कॉमन कॉमन पर्पस होना चाहिए। और तीसरा आ गया, अब कोऑपरेटिव सिस्टम की भाई कम्युनिकेशन तो रखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन रखना है हिरार्की में, लेवल्स पे। ठीक है, क्या करना है, हिरार्की में रखना है। ओके, तो अब कैसे करना है इंश्योर, एग्जीक्यूटिव कैसे फंक्शन करेगा। बर्नार्ड ने क्या कहा कि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट होने के लिए एग्जीक्यूटिव को कोऑपरेटिव सिस्टम बनाना है। अब कोऑपरेटिव सिस्टम बनाने के लिए देखो कोऑपरेशन के लिए कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। कोऑपरेशन के लिए कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। सही बोला कि नहीं बोला। तो कम्युनिकेशन एलिमेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, और एक कॉमन पर्पस होना चाहिए। कॉमन पर्पस होगा तो सभी एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे, और कम्युनिकेशन सबको होनी चाहिए। कम्युनिकेशन है, पर्पस है, और मैं कह रहा हूँ अगर ये 2 चीज़ें आ जाएं तो ये विलिंगनेस भी लेके आ सकते हैं। आप विलिंगनेस, विलिंग बनाना एम्प्लॉय को, यही तो खूबी होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव में, एडमिनिस्ट्रेटर में। यही तो खूबी होनी चाहिए, यही तो लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो कैसे विलिंग कैसे करता है वो एम्प्लॉय को करने के लिए, कम्युनिकेशन कैसे करता है उनके साथ। ये लीडरशिप क्वालिटीज़ तो चाहिए, ये इन चीज़ों पे फोकस कर रहा है। ओके, तो ये था फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। आप देखिए कोऑपरेटिव सिस्टम एस्टेब्लिश करना है, तो हम एग्जांपल लेते हैं ना इसकी 73rd अमेंडमेंट एक्ट।
तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट देखो लागू करने के लिए कॉमन पर्पस दे दिया ना सिटीजन को। क्या पर्पस दिया? कॉमन, हाइजीन, सैनिटेशन, है ना। कम्युनिकेशन की ना कि सैनिटेशन करनी है, पब्लिक हेल्थ इंश्योर करनी है, ड्रिंकिंग वाटर इंश्योर करना है। आ गया ना, कम्युनिकेशन कर दिया ना। और कम्युनिकेशन और विलिंगनेस भी आ गई इसमें कि फ़ायदा है इसमें, म्यूचुअल बेनिफिट है हाइजीनिक का, पब्लिक का, पब्लिक हाइजीनिक का, ड्रिंकिंग वाटर का क्या बेनिफिट है, तो विलिंगनेस भी आ गई इसमें। तो कम्युनिकेशन कॉमन पर्पस होना चाहिए ना, कॉमन पर्पस। अब कॉमन पर्पस कैसे होगा? अब सबको हाइजीन की, हाइजीनिक इन्वायरमेंट चाहिए, क्लीन स्ट्रीट्स चाहिए, रोड्स बने हुए होने चाहिए, है ना, प्योर वाटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कॉमन पर्पस आ गया, कॉमन पर्पस चूज कर लिया। और 73rd अब उसको इम्प्लीमेंट करना है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को फ्रेम किया और उसको पावरफुल बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया उसको, 73rd अमेंडमेंट एक्ट को। जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उसको, तो चीजें पावरफुल बन जाती है, इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, कोई उसको क्रिटिसाइज नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हम इन चीजों पे ऊपर फोकस कर सकते हैं। ओके, तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है पंचायती राज में? कॉपरेशन इंश्योर करनी है ना। कॉपरेशन, कॉपरेटिव सिस्टम तभी वो होगा ना, तब जब पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होएगी। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होएगी तो विलिंगनेस भी होगा। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस है, कॉपरेशन भी इंश्योर करनी है। तो ये है फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, चेस्टर आई बर्नार्ड। ओके, ये तभी इफेक्टिव कर सकता है जब एनवायरनमेंट ऐसा बनेगा। तो समझ गए क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव कैसे बनाना है ना। तो कोऑपरेटिव बनाना पड़ेगा, पंचायती राज सिस्टम को कोऑपरेटिव सिस्टम सेटअप करना पड़ेगा। पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट आएगी तो विलिंगनेस टू कोऑपरेट भी आएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा लैक करता है एम्पिरिकल टेस्टिंग, टू अब्स्ट्रैक्ट है, ज़्यादा ही अब्स्ट्रैक्ट है। कम्युनिकेशन कैसे होगा, पर्पस कॉमन कैसे होगा, सर कम्युनिकेशन कैसे होगा, विलिंगनेस टू कोऑपरेट कैसे होगा, ये थोड़ा सा। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं 7, साइमन्स डिसीजन मेकिंग थ्योरी। अब हर्बर्ट साइमन ने क्या कहा? हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग थ्योरी दी। अब इसने कहा कि इसने बाउंडेड रैशनैलिटी का कंसेप्ट दिया। बाउंडेड रैशनैलिटी, अब बाउंडेड रैशनैलिटी क्या होती है? एनीबडी नोज, एनीबडी हैव एनी आइडिया अबाउट द टॉपिक? यस, प्लीज say something, whatever comes in your mind, speak. तो बाउंडेड रैशनैलिटी होती है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो लिमिटेड होता है बाय कॉग्निटिव कॉन्स्टेंट्स। कॉग्निटिव कॉन्स्टेंट्स मीन्स दिमाग की क्षमता, हमारे जो कैपेबिलिटी है फुली यूटिलाइज्ड नहीं होती हैं, तो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। तो इसकी वजह से डिसीजन जो है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसने सिमोन ने कहा कि हमें सेटिस्फाइंग मॉडल देना है, परफेक्ट डिसीजन की तरफ नहीं जाना है। परफेक्ट डिसीजन के लिए हमें हमारा माइंड वैसा नहीं है सेटअप। हम परफेक्शन की तरफ जाएंगे तो चीजें डिले हो जाएंगी। हमें सेटिस्फाइंग मॉडल अडॉप्ट करना है। सिमन्स डिसीजन मेकिंग थ्योरी कहता है कंस्ट्रेंट्स है भाई, टाइम का कंस्ट्रेंट्स है, कॉस्ट का कंस्ट्रेंट है, टाइम कम है,
कॉस्टिंग इन्वॉल्व्ड है डिसीजन मेकिंग में। उसके बाद फिर ये जो कॉग्निटिव कंस्ट्रेंट्स है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, जब इन्फॉर्मेशन लिमिटेड है ब्रेन में तो कॉग्निटिव कंस्ट्रेंट्स तो आएंगे आएंगे। हाँ, इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इससे साइमंस डिसीजन मेकिंग ने कहा कि परफेक्ट डिसीजन के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, जो गुड इनफ सॉल्यूशंस है एडमिनिस्ट्रेटर्स को, गुड इनफ सॉल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटर्स को एम करना चाहिए। तो इसने भी अगर हम बात करें तो इसने रैशनैलिटी के ऊपर फोकस किया। तो इसने भी जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं या पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी तो इफेक्ट करती है ना डिसीजन मेकिंग की, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी तो इम्पैक्ट करती है ना। जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, बायसनेस, ठीक है ना। और जैसे कुछ मैं मेरे को टर्म याद नहीं आ रहा, तो ये साइकोलॉजी जो है ना, ये फैक्टर्स हो गए। या फिर पॉलिटिकल की जो फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिक्स इंटरफेयर करता है डिसीजन मेकिंग में, तो पॉलिटिक्स इंटरफेयर इन डिसीजन मेकिंग। एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, हमारी कैपेसिटी, हमारा हमारा हम किस तरफ हमारा झुकाव ज़्यादा है, वो फैक्टर्स करता है, इफेक्ट करता है डिसीजन मेकिंग को। ये आ गया साइमंड्स डिसीजन मेकिंग थ्योरी। देन हम बात करते हैं पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट की तरफ। पार्टिसिपेटरी, अब जैसे कोविड-19, मैं साइमंड डिसीजन मेकिंग की आपको एग्जांपल देता हूँ। कोविड-19 में जब हमने क्राइसिस मैनेजमेंट किया था, तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी ना, वो बनाई, कॉन्स्ट्रेंट भी थे, पॉलिसीज बनाई गवर्नमेंट ने, लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट्स भी थे ना, कंस्ट्रेंट्स थे। डेटा, क्योंकि एकदम से डेटा नहीं मिला ना कोविड का, एकदम से इसका काजेस पता नहीं चले, तो डेटा जैसे गैदर होता गया, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऐसा नहीं कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ही गवर्नमेंट ने पॉलिसी मेकिंग की। नो, गवर्नमेंट ने पॉलिसी लागू कर दी, लेकिन जब डेटा और डेटा आता गया और डेटा आता गया, तो उसको इवॉल्व किया पॉलिसीज एंड कॉन्स्टेंट्स। एग्जाम्पल, लॉकडाउन्स करना, ठीक है। फिर वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी, ऐसा नहीं कि डे वन से वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट ने लागू कर दी, एकदम से वैक्सीनेशन आ गई, तो लैब में रिसर्च होती रही, इधर दूसरी तरफ लॉकडाउन लगा दिया, ठीक है। इकोनॉमिक पैकेज दिए, वो हालांकि एकदम से नहीं दे दिए, वो असेसमेंट करने के बाद, इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया। उसके बाद वैक्सीनेशन आई, ऐसा नहीं है कि एकदम से वैक्सीनेशन तैयार होगी, लैब टेस्टिंग हुई, फिर वैक्सीनेशन तैयार हुई, फिर वैक्सीनेशन दी, फिर धीरे धीरे लॉकडाउन को रिलैक्स किया। इस तरह से पॉलिसी जो थी कोविड को लेके इवॉल्व की गवर्नमेंट ने, तो दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग, दैट इज कॉल्ड बाउंडेड रैशनैलिटी। तो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी का इसमें। तो उसके बाद आता है पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। अब पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट क्या बोलता है इसमें? पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में तो रेंसिस लाइकर्ट्स जो थे ना, उन्होंने 4 जो मैनेजमेंट सिस्टम्स थे वो दिए। क्या दिए? 4 मैनेजमेंट सिस्टम्स दिए। तो पहले कौन सा था मैनेजमेंट सिस्टम? पहले था एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव। एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव। अब एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव क्या है? अथॉरिटेटिव मीन्स अथॉरिटेटिव, एक्सप्लॉइट करना मीन्स जब रिजिड हायरार्की होगी, जब रिजिड हायरार्की होगी, है ना, तो डिसीजन राजा ही लेगा, डिसीजन हेड ही लेगा, और कोई चैलेंज नहीं कर सकता उसको। तो क्या है? एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटी, इसको बोलते हैं हम एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटी। रिजिड हायरार्की है इसमें, ठीक है, चेन ऑफ कमांड रिजिड है। तो उसके बाद आता है बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव। बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव अथॉरिटी हिरारकी है, अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड है, बट स्लाइड पार्टिसिपेशन है, क्रिटिसिज्म
स्लाइट अलाउड है, सुजेशंस स्लाइट अलाउड है, दैट इज कॉल्ड बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव। अब वो डिसीजंस को इनकॉर्पोरेट कर भी सकता है, क्रिटिसिज्म को इनकॉर्पोरेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। देन कम्स कंसल्टेटिव। अथॉरिटेटिव आया, एक्सप्लेनेटिव अथॉरिटेटिव आया, बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव आया, देन कम्स कंसल्टेटिव। नो, व्हाट इज कंसल्टेटिव? कंसल्टेटिव मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, डिपार्टमेंट को एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी फ्रेम करनी है सिटीजन्स के लिए, तो कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ सलाह मशवरा किया जाएगा, कुछ एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेशन के लिए अलो किया जाएगा। सम एम्प्लॉयज़ विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट, दैट इज कॉल्ड कंसल्टेटिव। कंसल्टेटिव मीन्स कंसल्टेटिव टीम होगी डिपार्टमेंट की, तो डिपार्टमेंट वहाँ कंसल्टेटिव टीम्स के एम्प्लॉयज़ के साथ कंसल्ट करके तो आगे पॉलिसी मेकिंग की जाएगी। उसके बाद आता है पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव और कंसल्टेटिव में फ़र्क क्या है? पार्टिसिपेटिव में हम फुल एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें। फुल पार्टिसिपेटिव क्या होती है? फुल पास एम्प्लॉयज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है, जितने भी, क्योंकि फुल एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट आपको पता है कि बड़े स्ट्रक्चर में चैलेंजेस हैं अप्लाई करना इन चीज़ों को। तो छोटा स्ट्रक्चर होगा तो उसमें ये चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं। तो 4 जो मैनेजमेंट स्टाइल्स दिए इसने लाइकर्ट ने, वो थे एक्सप्लोइटेटिव अथॉरिटी, मैंने एक्सप्लेन किया आपको डिटेल में। उसके बाद आता है बेनिवोलेंट अथॉरिटी, मैंने एक्सप्लेन किया आपको, स्लाइड पार्टिसिपेशन होती है इसमें, और ऊपर वाले में तो कोई चांस ही नहीं है पार्टिसिपेशन का। तीसरा कंसल्टेटिव मीन्स कंसल्ट टीम होगी डिपार्टमेंट की, वो उन्हीं से कंसल्ट करेंगे। तीसरा आ गया पार्टिसिपेशन मीन्स वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को फुली अलो किया जाएगा पार्टिसिपेशन के लिए, उनके सुजेशंस इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। हो सकता है सारे सुजेशंस इनकॉर्पोरेट ना किए जाए, लेकिन क्रिटिसिज्म सारा ना इम्प्लीमेंट किया जा सके, बट कुछ लिमिट तक अलो किया जाएगा। ओके। उसके बाद आता है क्रिस अर्ग्राइरिस। क्रिस अर्ग्राइरिस ने पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के लिए क्या बोला? उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयज को लर्न कराओ जी। ओके। उसके बाद अब जो क्रिस अराग्राइडिस है, इन्होंने कहा कि भाई लर्निंग कराओ एम्प्लॉय को, एम्पावर करो एम्प्लॉय को, है ना। जब लर्निंग होएगी, जब एम्पावर करेंगे एम्प्लॉय को, तो वो नेचुरली वो इनोवेशन की तरफ जाएगा। वो इनोवेशन तभी बन पाएगा जब उसकी लर्निंग होएगी। ठीक है, एम्प्लॉय को इनोवेशन भी बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग कराओ, स्किल उसके एनहांस कराओ, उसको क्रिएटिविटी के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करो, तब जाके वो इनोवेट कर पाएगा, या क्रिस अग्रेशन का। उसके बाद मैकग्रेगर ने थ्योरी दी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। अब थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई क्या बोलती है कि थ्योरी एक्स में इसने क्या किया, एम्प्लॉय को दो कैटेगरीज, ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एम्प्लॉयज़ को डाले थ्योरी एक्स में, और कुछ एम्प्लॉयज़ डाले उसने थ्योरी वाई में। अब थ्योरी एक्स में कौन से एम्प्लॉयज़ थे? वो एम्प्लॉयज़ जो कि लेजी थे, या फिर जिनको स्ट्रिक्ट सुपरविजन चाहिए, वो थ्योरी एक्स में आ गए। ठीक है, तो उनको हैंडल करने के लिए डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच लगानी है। तो दूसरा कैटेगरी थ्योरी वाई है। थ्योरी वाई में एम्प्लॉयज़ वो आते हैं जो कि सेल्फ मोटिवेटेड हो, जिनको स्ट्रिक्ट सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, और जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सीख करते हो, दैट कम्स अंडर थ्योरी वाई।
ठीक है। तो इम्प्लाई थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई क्या बोलते हैं, मैग्रेगर ने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दी। और मैग्रेगर ने क्या बोला कि थ्योरी एक्स में अगर थ्योरी इम्प्लाई को देखो कि अब वो थ्योरी एक्स से बिलोंग करता है या थ्योरी वाई से बिलोंग करता है, तो उसके लिए वैसे ही अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो अगर थ्योरी एक्स लेजी है तो स्ट्रिक्ट सुपरविजन की जरूरत पड़ेगी। अगर वो सेल्फ मोटिवेटेड है, अगर वो चाहता है कि मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, तो उसको इसके लिए वैसी अप्रोच लगानी पड़ेगी। ठीक है। तो जैसे फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पे मिल जाती है, ये सब चीजें फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पे देखने को मिलती है, आपको स्टार्टअप्स में मिलती है। हम एग्जांपल देंगे वर्क प्लेस की डेमोक्रेसी, जैसे वर्क प्लेस इन स्टार्टअप्स। ठीक है। इसमें में हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी हम देते हैं और पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट भी इंश्योर करते हैं, ताकि पार्टिसिपेटरी जब मैनेजमेंट होएगी तो पार्टिसिपेट करेगा एम्प्लॉय, तो वो इनोवेशन भी करेगा, वो क्रिएटिविटी भी देगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीख करेगा। ठीक है। तो जैसे अब जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020, तो वो क्या करती है एनकरेज, वो भी तो इसी पे फोकस करती है कि पार्टिसिपेटरी पे होनी चाहिए, इंटरेक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, पार्टिसिपेटिव लर्निंग होनी चाहिए, rather देन रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। पार्टिसिपेटरी लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाना है, इंटरेक्टिव लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। तो जो पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट है, ये वेल वर्क करता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, बट डिफिकल्ट, अप्लाई तो कर सकते हैं, लार्ज ब्यूरोक्रेसी में अप्लाई करना इसको मुश्किल है। ठीक है। तो ये था थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। इसमें एग्जांपल मैंने दे दी आपको, क्या एग्जांपल दे दी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो भी तो इसी पे फोकस करता है। और वर्क प्लेस स्टार्टअप्स में वर्क प्लेस डेमोक्रेसी है, वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, वहाँ पे आपको पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट भी मिलती है। तो अब देखो जो एवोल्यूशनरी थॉट्स थे, तो उन्होंने जो थे ना, वो ये जो हमने थॉट्स पढ़े, आपने देखा हो किस तरह से एवोल्यूशन हुई। पहले मैकेनिस्टिक मॉडल था, पहले एफिशिएंसी पे था। ठीक है। और जिसके एडवोकेट्स कौन कौन थे, टेलर थे, वेबर थे, फायोल थे। इन्होंने एफिशिएंसी के ऊपर फोकस किया, इन्होंने एफिशिएंसी ड्रिवन मॉडल दिए, मैकेनिस्टिक मॉडल दिए। उसके बाद फिर हम ह्यूमन सेंटर्ड पे आ गए, हम पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस पे आ गए। ह्यूमन सेंटर्ड एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस, ये इसके लिए साइमन है ना, हैरी पार्कर है, देन मायो है। ठीक है। और उसके बाद हम ये है ना, तो किस तरह से एवोल्यूशन हुआ, मैकेनिस्टिक आया, फिर उसके बाद पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट आया, फिर ह्यूमन रिलेशन आया। हाँ, तो जो कंटेम्पररी गवर्नेंस है ना, वो एफिशिएंसी को भी इंटीग्रेट करता है, वो पार्टिसिपेशन को भी इंटीग्रेट करता है, और डिजिटल को भी इंटीग्रेट करता है। तीन चीज जब आती है ना, तो हम रिस्पॉन्सिव जो है वो मोर हम बना सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। देखो अब ये है कि अब ये नहीं है कि अब ये थॉट बेटर है, ये थॉट बेटर है। अब जो कंटेम्प्रेरी जो है ना, जो हमारी गवर्नेंस है, उसमें एफिशिएंसी को इंटीग्रेट करना है, ह्यूमन रिलेशन के साथ इंटीग्रेट करना है। एफिशिएंसी, ह्यूमन रिलेशन और ई गवर्नेंस को इंटीग्रेट करके हम जो ह्यूमन की नीड्स हैं, सिटीजन्स की नीड्स हैं, वो हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, और हम ऑर्गेनाइजेशन को एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हम बना सकते हैं। ओके गाइस, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज मोटिवेट करें गाइस। थैंक यू गाइस, दैट्स हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट।